जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस और ये वाला जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों अगर आप एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको दोस्तों एमपी टेट वर्ग 1 और 2 की तैयारी हिंदी साहित्य से करवाऊंगा। आपने देखा होगा दोस्तों वर्ग 1 और 2 का जो हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, मुख्य विषय हिंदी साहित्य का, वो बिल्कुल सेम है ना। उसमें दोस्तों टॉपिक आगे पीछे हैं, बाकी टॉपिक आपके जो है हिंदी साहित्य के इतिहास व्याकरण से संबंधित बिल्कुल सेम है। तो आपको वर्ग 1 और 2 के लिए अलग से कोई कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, केवल एक कोर्स आपको लेना है ना। और एक कोर्स दोस्तों 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। और हम दोस्तों आपको हिंदी मुख्य विषय से 120 सब्जेक्ट का प्लस अनिवार्य में से 8 नंबर हिंदी, यानी कि टोटल 128 नंबर का अध्ययन हम आपको करवाएंगे। और दोस्तों इसमें आपके लिए लाइव क्लासें भी रहेंगी और इसमें दोस्तों आपके लिए टेस्ट भी रहेंगे और रिकॉर्डेड क्लासें भी दोस्तों इसमें रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के इतिहास के तो ये गद्य पद्य साहित्य और 3000 एमसीक्यू वाले नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, है ना। नंबर दिया है, इस नंबर पे आपको संपर्क करना है। ये जो नोट्स हैं दोस्तों, ये तीनों नोट्स पोस्ट चार्ज सहित 2100 रुपए के आएंगे। अगर गद्य पद्य के मंगवाना तो 1600 रुपए। और ये दोस्तों अगर केवल हिंदी की 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है जिसमें साहित्य प्लस व्याकरण के एमसीक्यू है तो 599 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। और अगर एडमिशन लेना है तो 3100 वाला कोर्स है जिसके लिए ऑफर दिया है 12 जनवरी तक 1999 रुपए में आप एडमिशन लेकर के दोनों वर्ग 1 और वर्ग 2 का एक साथ दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी एडमिशन लेना है एडमिशन लें। और दोस्तों आपके लिए मैं एक डेमो क्लास यहां पर दे रहा हूं, इस डेमो क्लास को आप देखिए कि किस प्रकार से आपको हिंदी साहित्य पढ़ाया जाएगा एक अनोखे तरीके से दोस्तों। और बहुत सारी ट्रिक के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य बड़ा ही रोचक तरीके से याद करवाया जाएगा। बड़ा ही अच्छा आपको इंटरेस्टिंग क्लासें लगेंगी, ठीक है। तो सभी लोग देखिएगा ये वीडियो। इसमें हमें पढ़ना है काय के बारे में दोस्तों, अपन सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ रहे हैं। और सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में यहाँ पर अपन को पढ़ना है दोस्तों कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, है ना। कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था दोस्तों। इनकी रचनाएं देखिए, इनकी प्रथम रचना गिरजे का घंटा 1916, वीणा 1918, है ना। और दोस्तों इसमें कवि ने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है, काय में, वीणा में, है ना। और प्रकृति को सजीव मानकर उससे अनेक प्रकार के दोस्तों क्या किए हैं, प्रश्न किए हैं। जैसे कि अपन ने विशेषताएं पढ़ी थी कि इसमें छायावाद की एक प्रधान विशेषता मानी जाती है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया, है ना। प्रकृति का मानवीय रूपों में दोस्तों चित्रण किया गया, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है दोस्तों। और इसी काव्य ग्रंथ ने पंत जी को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित भी किया है। तो पल्लव का रचना काल क्या है, पल्लव का रचना काल क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया। इसी काव्य ग्रंथ में पंत जी को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो, पल्लव को छायावाद का क्या कहा जाता है, मैनिफेस्टो, यानी कि घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है। याद रख लेना है अपन को, क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, छायावाद का घोषणा दोस्तों पत्र किसे कहा जाता है। तो आप क्या बताओगे, पल्लव का रचना काल क्या है, तो आपको पता है 1928 है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है, उच्छ्वास है। तथा अंतिम छायावादी रचना इनकी कौन सी है, गुंजन है। किसकी दोस्तों, पंत की। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है, प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है,
तो जल्दी से बताइए, है ना। तो छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र पल्लव 1928 इसका रचना काल है। पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? उच्छ्वास, है ना, बताओ जल्दी से। और एक क्वेश्चन और है कि शोकोच्छ्वास किसकी रचना है? शोकोच्छ्वास, शोकोच्छ्वास किसकी रचना है और उच्छ्वास किसकी रचना है? यहां कंफ्यूज नहीं होना। शोकोच्छ्वास आपने बताया है कि सर जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता मानी जाती है, कौन सी? प्रथम प्रभात, ठीक है। और सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना मानी जाती है, कौन सी? उच्छ्वास, ठीक है। अब उच्छ्वास तो ये पंत की है, लेकिन शोकोच्छ्वास किसकी रचना है ये आपको बताना है, ठीक है। और इनकी अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? छायावादी गुंजन, ठीक है। पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा। दोस्तों लोकायतन, लोकायतन इनका महाकाव्य है। इसका रचना काल क्या है? 1964, 1964 का महाकाव्य है ये। और पूछा जाता है कि ये किसके जीवन पर आधारित है? तो ये महात्मा गांधी। निम्न में से बताइए कौन सा महाकाव्य, कौन सी रचना महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी गई, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो वो रचना कौन सी है? लोकायतन। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा था। दोस्तों कौन सा? लोकायतन, है ना। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चेतेरा कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को। जन्म कब हुआ? 1900 कोसानी अल्मोड़ा में, ठीक है। तो ये अपन को याद रख लेना, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि अपन को याद रख लेना, ठीक है। लोकायतन का रचना काल क्या है? 1964। इसका काव्य रूप क्या है दोस्तों? महाकाव्य, महाकाव्य अपन को याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है कि पंत जी को प्रकृति का चेतेरा कवि, है ना, कहा जाता है। अपन को याद रख लेना, प्रकृति का चेतेरा कवि। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। किसे? पंत जी। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? पंत जी को कहा जाता है ना। युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत, प्रगतिवाद का उदय मिलता है। दोस्तों युगांत, युगांत का रचना काल है 1936, है ना। और इस रचना से युगांत, युगांत के रचनाकार कौन है? दोस्तों पंत हैं। और इसी युगांत रचना से छायावादी प्रवृत्ति का क्या होता है? अंत और प्रगतिवाद का उदय। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए, आपसे पूछा जाता है कि बताइए दोस्तों प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है? जल्दी से आपको बताना है। हाँ हेलो, आ गए? आओ ठीक है। तो यहां पर अपन को युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का दोस्तों क्या है? उदय मिलता है। अपन को याद रख लेना, ठीक है। और युगांत, युगवाणी और ग्राम्या की प्रकृति पर मानवतावाद का दोस्तों क्या है? प्रभाव है। मानवतावाद का प्रभाव है। ग्रंथि एक ब्रह गीत है जिसमें एक प्रणय गाथा के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है। इसमें पंत जी की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति की दोस्तों अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। तो यहां पर के युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, इनकी अपन को याद रख लेना कि प्रकृति पर मानवतावाद का क्या है? प्रभाव है। प्रभाव अपन को याद रख लेना, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, ठीक है। युगवाणी में गांधी और मार्क्स का दोस्तों प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। काय पे? युगवाणी, है ना। क्वेश्चन आता है कि कौन सी रचना इनकी दोस्तों प्रगतिवादी रचना है, और निम्न में से बताइए वो कौन सी रचना है जो गांधी और मार्क्स का जिसमें प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो गांधी और मार्क्स का प्रभाव पर स्पष्ट परिलक्षित होता है काय में? युगवाणी में, युगवाणी, है ना। ग्राम्या में पंत जी ने ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को काव्यबद्ध किया है। ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को क्या किया है? काव्यबद्ध किया है। काय में? ग्राम्या में। गांधी और मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है काय में? युगवाणी में, है ना। इनको अपन को याद रख लेना। उसके बाद ग्राम्या में ग्राम चित्र, ग्राम देवता
कविताएं विशेष उल्लेखनीय है दोस्तों। ग्राम देवता है ना, ग्राम चित्र, ग्राम देवता कविता विशेष उल्लेखनीय है। खादी के फूल पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचनाएं हैं। कौन सी? खादी के फूल, खादी के फूल है ना, तो खादी के फूल ये जो रचना है ये पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, खादी के फूल पंत तथा बच्चन द्वारा रचित ये कैसी रचनाएं हैं? सहयोगी रचनाएं हैं, है ना। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, सौवर्ण वाणी, ये सभी रचनाएं दोस्तों कैसी हैं? आध्यात्मिक हैं। और इन पर अरविंद दर्शन का दोस्तों गहरा प्रभाव है। तो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि पंत की वो रचनाएं कौन सी हैं जिस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। ठीक है, तो अरविंद दर्शन का प्रभाव किस पर है? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, युगांतर, उत्तरा, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, सौवर्ण वाणी, है ना, ये सभी रचनाएं दोस्तों कैसी हैं? आध्यात्मिक हैं और इन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। निम्न में से बताइए वो रचना कौन सी है जिससे जो दोस्तों पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है। तो वो रचना कौन सी है? वो रचना है खादी के फूल, खादी के फूल। ठीक है, ये अपन को याद रख लेना। और पंत जी का लोकायतन महाकाव्य 7 अध्यायों और अनेक सर्गों में विभाजित इस महाकाव्य में सामूहिक मुक्ति की बात उठाई गई है दोस्तों। किसमें? लोकायतन महाकाव्य में। कितने? 7 अध्यायों और अनेक सर्गों में विभाजित इस महाकाव्य में सामूहिक मुक्ति की बात उठाई गई है। अपन को याद रख लेना कितने? 7 अध्यायों में, 7 अध्यायों में। ये क्या है? महाकाव्य है। कब का महाकाव्य है? 1964 का महाकाव्य है। ठीक है, 1964 का महाकाव्य अपन को याद रख लेना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वंदना जी, है ना। पंत जी की मौन निमंत्रण कविता ये रहस्यवादी प्रवृत्ति की है दोस्तों। कैसी है? रहस्यवादी, मौन निमंत्रण। अब मौन, अगर कोई व्यक्ति मौन हो जाता है, बात ही नहीं करता, तो कुछ ना कुछ रहस्य होता है ना। तो मौन निमंत्रण एक कविता कैसी है? रहस्यवादी प्रवृत्ति की कविता मानी जाती है। ठीक है, और सन 1961 में भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। कब? 1961 में। और उसके पहले 1960 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? बताओ जल्दी से। 1960 में पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? सभी लोगों को बताना है। और पंत को लोकायतन काव्य कृति के लिए लेनिन पुरस्कार भी मिला दोस्तों। कौन सी? लेनिन पुरस्कार। किसे? लोकायतन को, है ना। और क्वेश्चन आएगा पंत की कौन सी रहस्यवादी प्रवृत्ति की रचना या रहस्यवादी रचना कौन सी है? तो मौन निमंत्रण। रहस्यवाद से प्रभावित था कौन? छायावाद। छायावाद की एक प्रवृत्ति मानी जाती है रहस्यवाद। और रहस्यवाद में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन था छायावाद में? महादेवी वर्मा, है ना। और आपको पता है दोस्तों कि 1960 में इसके पहले इन्हें एक पुरस्कार मिला। 1960 में कौन सा पुरस्कार मिला? वो पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला दोस्तों। किस रचना के लिए मिला था इन्हें? कला और बूढ़ा चांद के लिए। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसे? पंत जी को। और 1961 में कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें? पद्म भूषण, है ना। लोकायतन महाकाव्य के लिए इन्हें लेनिन पुरस्कार मिला दोस्तों। किसे? पंत जी को। प्रकृति के चितेरे कवि 1960 में कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि निम्न में ऐसे बताइए किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। टीजीटी में क्वेश्चन आया था दोस्तों ये। निम्न में ऐसे बताइए किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? और ऑप्शन में चिदंबरा था। चिदंबरा सबसे पहले हिंदी में इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसके लिए? चिदंबरा के लिए दोस्तों। कब मिला? 1968 में मिला। रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार अपन को याद रख लेना कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों एक केवल 4 रचनाओं के लिए मिला है। वो 4 रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है चिदंबरा,
है ना। फिर दोस्तों उर्वशी, कितनी नाव में कितनी बार, और यामा, ये 4 रचनाओं के लिए केवल ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और दोस्तों बाकी फिर उसके बाद 1982 के बाद ये संपूर्ण साहित्य में मिलना चालू हो गया, क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो यहां पर सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है दोस्तों। इनकी छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं पंत जी की, तो यहां पर अपन ने एक ट्रिक बनाई थी इनकी छायावादी रचनाओं की, कि बॉस की ग्रंथि वीणा के पल्लव में गूंज रही है। बॉस की ग्रंथि कहां गूंज रही है, बोले वीणा के पल्लू में गूंज रही है। पल्लू, गाना नहीं सुना वो, पल्लू लटके ओ तेरा पल्लू लटके, सुना है, बहुत बढ़िया। तो बॉस की ग्रंथि वीणा के पल्लू में पल्लव में गूंज रही है, तो बॉस से हो जाएगा उच्छ्वास, ग्रंथि से हो जाएगा ग्रंथि, वीणा से हो जाएगा वीणा, पल्लव से पल्लव, है ना, गूंज से गुंजन। ये इनकी दोस्तों छायावादी रचना है। और आपको पता है कि इनकी दोस्तों अंतिम छायावादी रचना कौन सी मानी जाती है, गुंजन। गुंजन याद रख लेना, उच्छ्वास 1920, है ना। जयशंकर प्रसाद की शोकोच्छ्वास 1910 की थी, लेकिन यहां पंत की उच्छ्वास 1920 की है, डबल कर दिया बॉस। ग्रंथि 20, है ना। वीणा 1927 वीणा, है ना। पल्लव 28, बोले 28 में पल्लू डाला था हमने। पल्लू कब डाला था सिर पे, बोले 28 में। बोले क्यों, बोले शादी हो गई तो पल्लू डालना पड़ा, है ना। वीणा कब बजी थी, बोले 27 में वीणा बजी थी, है ना। ग्रंथि 20 और गुंजन 32, बोले सर गुंजन 32, ठीक है। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, गुंजन, तो यहां पर वॉस से वॉस, ग्रंथि से ग्रंथि, वीणा से वीणा, पल्लव से पल्लव, गुंजन से गुंजन। तो बॉस की ग्रंथि में वीणा के पल्लव, बॉस की ग्रंथि वीणा के पल्लव में गूंज रही है। ये रचना की ट्रिक है इनकी, पंत की छायावादी रचनाओं की ट्रिक। उसके बाद प्रगतिवादी, इनकी प्रगतिवादी रचनाएं, है ना। तो युग की ग्राम्या प्रगति करेगी, युग की ग्राम्या क्या करेगी, प्रगति करेगी दोस्तों, प्रगति करेगी, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए सुमित्रानंदन पंत की कौन सी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, है ना। तो आपको पता है कि युगांत रचना में दोस्तों छायावाद के अंत की प्रवृत्ति और प्रगतिवाद के उदय की दोस्तों प्रवृत्तियां इसमें मिलना चालू हो जाती। युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं। मूल रूप से युगवाणी और ग्राम्या को प्रगतिवादी रचनाएं इनकी मानी जाती है दोस्तों, तो याद रख लेना, है ना, युगवाणी और ग्राम्या। और तभी आपको पता है कि सर प्रगतिवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो अपन क्या लगाते हैं, पंत, सुमित्रानंदन पंत प्रगतिवाद का प्रवर्तक। क्वेश्चन आता है प्रगतिवाद का प्रवर्तक कौन है, उत्तर होता है सुमित्रानंदन पंत। युग की ग्राम्या क्या करेगी, प्रगति करेगी, युग, है ना। तो युगवाणी, युगांत और ग्राम्या, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं किसकी, सुमित्रानंदन पंत। जन्म कब हुआ इनका, बोले सर 1900 ईस्वी में जन्म हुआ। कहां पर, कोसानी अल्मोड़ा, प्रकृति का चितेरा कवि, है ना। इनकी अंतश्चेतनावादी रचनाएं, इनकी अंतश्चेतनावादी रचनाएं कौन सी हैं, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ। तो स्वर्ण किरण 47 में ही स्वर्ण किरण निकली थी, बोले सर भारत की। स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1949, 1949 में हमें पथ बनाना था, युगपथ, ठीक है। उसके बाद इनकी नव मानवतावादी रचनाएं, पंत की नव मानवतावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं, नव मानवतावादी। तो यहां पर अपन को याद रख लेना, मानवतावादी उत्तर की कला अतिमा के लोक की चिदंबरा में है। मानवतावादी उत्तर की कला अतिमा के लोक की चिदंबरा में है। एक अपन ने यहां पर ट्रिक बना ली, है ना। तो यहां पर बात करें नव मानवतावादी उत्तरा 1949, उत्तरा। कला और बूढ़ा चांद 1959, कला और बूढ़ा चांद अपन को याद रख लेना, है ना। ये 1959 की रचना है। 1960 में इस रचना को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है। किसको, कला और बूढ़ा चांद। कौन सी रचना है, मानवतावाद, नव मानवतावादी रचनाएं मानी जाती हैं, उत्तरा, है ना। अतिमा 1955, अतिमा, है ना। लोकायतन, ये महाकाव्य 1964 का, ये नव मानवतावादी रचनाएं ये पूछी जाती हैं। तो ये लोकायतन अपन को याद रख लेना, गांधी जी के जीवन पर आधारित महाकाव्य दोस्तों कौन सा,
लोकायतन। रचना काल क्या है? 1964। ठीक है। चिदंबरा भी अपन को याद रख लेना। तो ये रचना इनकी कैसी मानी जाती है? नव मानवतावादी। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए कि निम्न में से बताइए सुमित्रानंदन पंत जी की कौन सी रचना नव मानवतावादी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदंबरा। तो मानवतावादी उत्तर की कला, अतिमा के लोक की चिदंबरा में है। अतिमा के लोक की चिदंबरा में है। और आपको पता होगा कि सर इस चिदंबरा को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाता है, जो कि हिंदी में सबसे पहले किसे? सुमित्रानंदन पंत जी को। ठीक है। और नंदलाल वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक या जनक माना है। किसने? कभी क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको कई बार बताया है कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे का जन्म हुआ था 1895 में दोस्तों। इन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी इन्होंने ही किया। किसने? मुकुटधर पांडे ने, है ना। और मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? छायावाद का प्रवर्तक माना दोस्तों। किसको? मुकुटधर पांडे को। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन अगर आ जाए कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो आप क्या लगाओगे कि छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। नॉर्मल क्वेश्चन। और अगर पूछा जाए रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? मुकुटधर पांडे। ईला चंद्र जोशी ने किसे माना? जयशंकर प्रसाद। नंद दुलारे वाजपेयी ने किसे माना? तो आपको लगाना सुमित्रानंदन पंत। याद रख लेना। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, है ना, और बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। त्रिपाठी निराला जी के बारे में, जिनका जन्म 1899 और कई जगह आपको 1897। और दोस्तों 1897 अधिकांश जगह मिलता है इनका जन्म। इनके जन्म को लेकर के क्या है? मतभेद है। किसके? निराला की। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपने छायावाद पढ़ा है दोस्तों। छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में, सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म दोस्तों 1897 में, है ना। और सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में। और महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में। बोले महादेवी जब साथ में है तो चिंता नहीं है फिर। ठीक है। साथ में याद रख लेना। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्म को लेकर के क्या है? मतभेद है ना। महिषादल मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। किसका? निराला जी का। बड़े ही निराले कवि थे। और निराले कवि को निराला से ही अपन को याद रख लेना दोस्तों। जैसा कवि का नाम है वैसे ही उसकी रचनाएं याद करनी अपन को। निराला तो फिर निराला, है ना। हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार एग्जामों में आ गया। पिछली बार टीजीटी में पूछा गया था, एमपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया कि स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? छंद मुक्त या मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला याद रख लेना। निराला को ओज, उदात्त और विद्रोह का कवि कहा जाता है। ये याद रख लेना। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओज, उदात्त और विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? ओज, उदात्त और विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? तब आपका राइट आंसर होता है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ठीक है। सन 1916 में रचित जूही की कली निराला जी की पहली कविता मानी जाती है दोस्तों। कौन सी? जूही की कली। रचना काल क्या है? 1916। ये दोस्तों याद रख लेना, जूही की कली। और इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका। और अनामिका ये 1923 याद रख लेना। अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ दोस्तों। कौन सा? अनामिका। ये इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। कौन सा? अनामिका। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निराला की प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली। रचना काल क्या है? 1916। जूही की कली दोस्तों आपको पता है, इसको प्रकाशित करने से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मना कर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो 1903 में ये सरस्वती के संपादक बन गए और 1920 तक के संपादक बने रहे। 1916 में जूही की कली निराला जी की रचना दोस्तों आई, सरस्वती में प्रकाशित होने के लिए गई। तो इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने मना कर दिया। बोले ये रचना, इसमें अश्लीलत्व का उन्होंने दोस्तों आरोप लगाकर इस रचना को वापस कर दिया था।
कि ये प्रकाशित नहीं हो सकती। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर यही रचना ने दोस्तों धूम मचाई और निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक दोस्तों माना जाता है ना। तो अनामिका अपन को याद रख लेना, अनामिका इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। किसका? निराला जी का। और निराला जी की गीतिका काव्य ग्रंथ की भूमिका किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन आता है कि निराला जी की वो कौन सी रचना है जिसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है? तो वो रचना है कौन सी? गीतिका। गीतिका दोस्तों ये काव्य ग्रंथ है जिसकी भूमिका लिखी किसने? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। अपन ने पढ़ा है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते और इन्होंने निराला की रचना गीतिका की क्या लिखी थी? भूमिका लिखी थी। भूमिका, इसको याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद सन 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी के काव्य संकलन अपरा पर 2100 रुपए से पुरस्कृत किया। 1949 में 2100 रुपए बहुत बड़ी राशि होती थी दोस्तों, 1949 में, है ना। और इस 1949 में अपरा, इनकी कौन सी कृति? अपरा के लिए 2100 रुपए से पुरस्कृत किया दोस्तों। कौन सी सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निराला जी की वो रचना कौन सी है जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2100 रुपए से पुरस्कृत किया था? तो वो रचना इनकी अपरा मानी जाती है। अपरा, है ना। जूही की कली के माध्यम से निराला ने प्रकृति के तत्वों के बीच उन्मुक्त प्रेम की स्थापना की। इसमें जूही क्या है? नारी, और पवन पुरुष का दोस्तों क्या है? प्रतीक है। अड़िमा में भक्ति भाव से भरे हुए गीत हैं। पंचवटी प्रसंग में अद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ। तुम और मैं कविता में निर्गुण विचारधारा का दोस्तों प्रभाव है। तो यहां पर अपन को याद रख लेना है कि अड़िमा में कैसे हैं? भक्ति भाव से भरे हैं हुए कैसे गीत हैं। पंचवटी प्रसंग, यहां कंफ्यूजन होता है दोस्तों। एक रचना है पंचवटी और एक रचना है पंचवटी प्रसंग। पंचवटी आपने पढ़ा होगा द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। क्या? पंचवटी 1925 का पंचवटी। लेकिन यहां पर पंचवटी प्रसंग है। लोग कंफ्यूज होते यहां पर कि पंचवटी और पंचवटी प्रसंग। तो पंचवटी प्रसंग, पंचवटी का प्रसंग निराला है, पंचवटी का प्रसंग निराला है। तो ये रचना भी निराला जी की है ना। और पंचवटी वो खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि पंचवटी में मैथी बोई है, तो वो रचना मैथिली शरण गुप्त की है ना। में अद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ। तुम और मैं कविता में निर्गुण विचारधारा का दोस्तों क्या है? प्रभाव है। निराला कृत तुलसीदास ये क्या है? खंड काव्य। इसका रचना काल बताइए। तुलसीदास का रचना काल बताइए। तुलसीदास बोले सर अभी तक तो मैंने ये पढ़ा है कि एक कवि का नाम पढ़ा, अब ये रचना कहां से आ गई? ये रचना कई बार पूछी गई कि तुलसीदास किसकी रचना है, और एक कवि का नाम है इसलिए रचना ये बार बार पूछी जाती। तुलसीदास किसकी रचना है? बोले सर ये तुलसीदास रचना है किसकी? निराला की, क्योंकि तुलसीदास निराला कवि था, है ना। तो ये निराला की रचना है। और इसका काव्य रूप क्या है? तो काव्य रूप इसका खंड काव्य। इसमें तुलसीदास जी के ग्रह त्याग की प्रसिद्ध घटना का दोस्तों वर्णन मौलिक ढंग से हुआ है। ग्रह त्याग की बात मैंने आपको कई बार बताई है। एक बार क्या हुआ कि तुलसीदास का विवाह हुआ किससे? रत्नावली से, है ना। और तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुए, मतलब इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली नाम था। और अपनी पत्नी रत्नावली से इतना प्रेम करते थे कि उनके बिना ये रह नहीं पाते थे। कौन? तुलसीदास। इतना प्रेम शायद ही आज कोई करता हो, है ना। और अगर कोई करता है तो कमेंट में जरूर बताना कि सर हम करते हैं, है ना। तो यहां पर तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ? सावन का मौका होगा, सावन के समय, है ना, होगा मौका ऐसा, अपन कल्पना कर लेते हैं कि तुलसीदास की पत्नी रत्नावली मायके गई। अब तुलसीदास तो रह नहीं पाते थे, है ना। मायके गई, तुलसीदास से रहा नहीं गया। रात हो गई थी, बारिश हो रही थी दोस्तों। सावन के महीने, भादों के महीने में अच्छी बारिश होती है, और अंधियारी रात तुलसीदास से रहा नहीं गया। बोले हम तो अब जाएंगे। निकल पड़ा तुलसीदास कवि, है ना। और दोस्तों बारिश हो रही है, नदी उफान पर है, अंधियारी रात है, तुलसीदास निकले। अब नदी कैसे पार की जाए? तो नदी पार करना है। एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा है। कवि ने समझा कि ये कोई लकड़ी जा रही है, बैठ गए और जैसे तैसे उस
पार हो गए, जैसे तैसे ससुराल पहुंचे। अब वहां पर सारे दरवाजे बंद हैं, अब ऊपर कहां से जाए, कैसे मिले रत्नावली से। एक सांप लटक रहा था, उसको रस्सी समझ करके तुलसीदास चढ़ गए ऊपर। रत्नावली, खिड़की खोली, रत्नावली। बोले तुलसीदास तुम? बोले हाँ। बोले इतनी रात को? बोले हाँ, हमसे रहा नहीं गया, हम दौड़े चले आए, है ना। तब रत्नावली कहती है ना कि धिक धिक ऐसे प्रेम को, है ना। इस प्रकार से एक दोहा उन्होंने कहा था दोस्तों कि लाज ना लागत आपको और दौड़े आयत नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं। इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने एक दोहा कहा। इसका मतलब यही था कि इतनी रात को आप दौड़े आए। बोले जितना प्रेम आप हमसे करते हो, इतना प्रेम अगर भगवान श्री राम से करोगे तो भवसागर से तर जाओगे। तुलसीदास बेचारा कवि वैसे ही तो इतनी रात को बारिश में चलता हुआ परेशान होता हुआ पहुंचा और पत्नी ने बोल दिया। बोले तुलसीदास का माइंड खिसक गया। बोले हद तेरी की, जिसके लिए मैंने रात नहीं देखी, नदी उफान पर थी वो भी नहीं देखी, मैंने सांप नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, उसने आज मुझे ऐसे शब्द बोल दिए। निकल पड़ा तुलसीदास। माइंड में जितना प्रेम दोस्तों वो रत्नावली से करते थे, अब तुलसीदास को वैराग्य हो गया। कहते हैं कि तुलसी को वैराग्य हुआ है। अपन ने रचनाओं की ट्रिक बनाई थी कि तुलसी को वैराग्य हुआ है, राम राम एह जान की, है ना। तुलसीदास निकले, तुलसीदास दोस्तों निकले और कहते हैं इतनी भक्ति की उन्होंने, इतनी भक्ति की रत्नावली से, जितना प्रेम करते थे उससे ज्यादा भक्ति भगवान श्री राम की। और कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, है ना, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, है ना। ऐसी पंक्ति दोस्तों आपके सामने आ जाती है। ऐसे थे अपने तुलसीदास। और एक तुलसीदास खंड काव्य लिखा किसने? निराला जी ने। निराला जी ने, जिसमें तुलसीदास के ग्रह त्याग की प्रसिद्ध घटना का मौलिक ढंग से इसमें वर्णन हुआ है दोस्तों, जो अपने पढ़ने को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है। मजा आ जाता है इसको पढ़ने में, और उस जो क्लास होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। अणिमा में छायावादी और प्रगतिवादी दोनों प्रकार की दोस्तों कविताएं हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि निराला जी की वो रचना कौन सी है जिसमें छायावादी और प्रगतिवादी दोनों प्रकार की कविताएं हैं, तो दोनों प्रकार की कविताएं काय में है दोस्तों? अणिमा में है। अणिमा, है ना। तुलसीदास निराला जी की छंदबद्ध रचना है तुलसीदास, और इसमें दोस्तों प्रकृति के कल्याणकारी स्वरूप का क्या हुआ है? चित्रण हुआ। इस रचना का आरंभ संध्या के घिरते अंधकार और अंत प्रभात के आलोक के साथ होता है। ये याद रख लेना, आपको सभी लोग अपन को याद रख लेना है, ठीक है। संध्या के घिरते अंधकार और अंत जो है प्रभात के आलोक के साथ होता है। किसका? किसका दोस्तों? तुलसीदास, है ना। पार्थिव ऐश्वर पर देवी भाव की दोस्तों इसमें क्या है? विजय है। काय में? तुलसीदास। छंदबद्ध रचना मानी जाती है तुलसीदास दोस्तों, किसकी? निराला जी की। ये भी अपन को याद रख लेना। निराला के व्यंग्य काव्य में कुकुरमुत्ता, इनकी व्यंग्यात्मक रचना कौन सी है? कुकुरमुत्ता। किसकी? निराला जी की। सबसे सशक्त रचना है इसमें नवाब के बाग में उगा कुकुरमुत्ता, पास में खिले गुलाब को फटकारता है। यहां कुकुरमुत्ता सर्वहारा का और गुलाब पूंजीपति का क्या है दोस्तों? प्रतीक है। कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का है और गुलाब पूंजीपति का प्रतीक है। ये पूछा जाता है। कुकुरमुत्ता अपन को याद रख लेना है, ठीक है। अपन को ये चीज याद रखोगे, कुकुरमुत्ता में कुकुरमुत्ता काय का? सर्वहारा का प्रतीक है, और गुलाब काय का प्रतीक है? पूंजीपति का प्रतीक है। ये पूंजीपति का एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसको याद रखना। और उसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार कुकुरमुत्ता पंत के विरुद्ध लिखी गई, पंत के विरुद्ध लिखी गई थी, जिसमें कवि ने गुलाब को पंत का प्रतीक और स्वयं को कुकुरमुत्ता का प्रतीक माना था। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं रामविलास शर्मा। इनकी कुकुरमुत्ता जो रचना है वो कैसी रचना है? व्यंग्यात्मक रचना है, ठीक है। पंत ने निराला जी के मुक्त छंद का विरोध किया था, अतः निराला जी ने
पंत और पल्लव नामक एक लंबा लेख लिखा, जिसमें पंत पर रविन्द्रनाथ टैगोर और संस्कृत के प्राचीन कवियों के भावों की दोस्तों चोरी के आरोप लगाए थे। किसने? निराला जी ने। अनामिका की दान शीर्षक रचना में धर्म का मर्म ना पहचानने वाले, अनामिका में है ना, धर्म का मर्म ना पहचानने वाले उपासकों पर व्यंग्य किया गया। निराला जी ने मनुष्य के प्रति मनुष्य की उस निर्मम उपेक्षा की चर्चा की है जो धर्म के कारण जाने या अनजाने में दोस्तों होती है। तो अनामिका और अनामिका काव्य संग्रह, इसका रचना काल क्या है? अनामिका काव्य संग्रह का रचना काल क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा फटाक से। उसके बाद अनामिका के द्वितीय भाग में राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति है। किस भाग में? द्वितीय भाग में। ये क्वेश्चन आता है कि राम की शक्ति पूजा, इसके रचनाकार कौन है? निराला। बोले राम की शक्ति पूजा निराली ही होती है ना। और ये किसमें संग्रहित है? अनामिका में संग्रहित है, अनामिका में। और सरोज स्मृति ये भी अनामिका के भाग द्वितीय भाग में दोस्तों ये है ना संग्रहित है। और राम की शक्ति पूजा को महाकाव्यात्मक रचना मानी गई दोस्तों, इतनी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है ना। और ये छायावाद की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, छायावाद की उत्कृष्ट उपलब्धि मानी जाती है। कौन सी? राम की शक्ति पूजा। रचनाकार कौन है? निराला, है ना। सरोज स्मृति को हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत, ये क्वेश्चन आता है कई बार, हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। किसको? सरोज स्मृति को। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत किसे माना जाता है? सरोज स्मृति को, है ना। तोड़ती पत्थर आर्थिक विषमता की रचना, क्वेश्चन आता है निराला जी की आर्थिक विषमता पर आधारित रचना कौन सी है? तो वो रचना कौन सी है? तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर। भिक्षुक कविता एक राष्ट्रीय समस्या को व्यक्त करती है, भिक्षुक, है ना। और गीतिका में काव्य और संगीत का सुंदर समन्वय है। गीतिका, अर्चना, आराधना, गीत गुंज में गे तत्व की क्या है? प्रधानता है। अर्चना, आराधना और गीत गुंज में। तोड़ती पत्थर आर्थिक विषमता, भिक्षुक राष्ट्रीय समस्या को व्यक्त करती है, गीतिका काव्य और संगीत का दोस्तों सुंदर समन्वय है ना। और सरोज स्मृति को हिंदी संसार का सर्वाधिक शोक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है ना। और राम की शक्ति पूजा इसे महाकाव्यात्मक रचना माना जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों अपना सेशन था जिसमें अपन ने निराला जी को पढ़ा है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ा और यहां से क्वेश्चन कई बार आते हैं, है ना। आधुनिक काल में अगर सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते तो वो पूछे जाते छायावाद से। ठीक है, तो आपको अध्ययन करते रहना है। और दोस्तों 12 जनवरी से नया बैच चालू हो रहा है। जिन भी साथियों को अपने आसपास वाले एमपी टेट, टीजीटी, पीजीटी वाले जिन भी साथियों को एडमिशन लेना हो, सबको बता देना कि नए बैच में आइए और हिंदी साहित्य को त्रिकी तरीके से, मस्त तरीके से, है ना, मंत्र मुग्ध होकर के पढ़िए दोस्तों, मजा आएगा आपको भी। अब इस वीडियो को शेयर, लाइक करना है और दोस्तों कमेंट में बताना है कि कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, है ना। और दोस्तों कैसा लगा अपना हिंदी साहित्य और कैसी लगी तुलसीदास की ये कथा, है ना। तो सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, इसी प्रकार से लगे रहें। ठीक है, जय हिंद।